नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवती के हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया। पुलिस के सामने इस केस को सुलझाने में सबसे बड़ी चुनौती थी युवती का परिवार। आमतौर पर जिस घर में अपराध होता है उस घर के लोग चाहते हैं कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पर इस घर के लोग जो है अपराधी का ही सपोर्ट कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की हत्याकांड का खुलासा हो जाए। पिता से जब इस बारे में पूछा गया, पुलिस ने पूछा कि किसने आपकी बेटी की इतनी बेदर्दी से 8 बार गर्दन पर गड़ासे से वार करके उसे मौत के घाट उतारा, तो पिता ने जो पुलिस को कहानी बताई उसे सुनकर तो पुलिस ने भी अपना माथा पकड़ लिया। पिता ने कहा कि उनकी बेटी जो थी वो मानसिक तौर पर बीमार थी। उसको घर पर एक अदृश्य आदमी दिखता था जो किसी को नहीं दिखता था, लेकिन वो मेरी बेटी को सिर्फ दिखता था। हमें ऐसा लगता है उसी अदृश्य आदमी ने या कहे उसी भूत ने ही मेरी बेटी को इस तरह से बीमार कर दिया कि अब मेरी बेटी नहीं, अब गड़ासे से अपनी गर्दन पर वार कर खुद को मार डाला। पुलिस इस कहानी पर विश्वास कर नहीं सकती थी, क्योंकि ये कहानी उतनी ही बेकार थी जितनी कि आने वाले आज समय की फिल्में। लिहाजा पुलिस ने पूरे मामले की जब गहनता से जांच की और युवती के भाइयों से पूछताछ शुरू की, तो युवती का एक भाई जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर पुलिस से कहा, हाँ मैंने ही अपनी दीदी को मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर तुमने क्यों अपनी दीदी को मारा, तो उसने कहा कि दीदी फोन पर गांव के 2 युवकों से बातचीत करती थी, इसकी वजह से हमारी बदनामी हुई थी, गांव में हमारी नाक कट रही थी। दीदी को हम मना करते थे लेकिन वो मेरी बात सुनती नहीं थी, इसी वजह से मैंने उनको बेदर्दी से गड़ासे से गर्दन पर 8 से ज्यादा बार वार किया, जिससे उनकी गर्दन लटक भर गई और मैंने उन्हें मौत के घाट उतारा। इस हत्याकांड का जब खुलासा हुआ तो गांव का हर आदमी सन्न है कि इतनी बेदर्दी से एक छोटे भाई ने अपनी बड़ी बहन को मौत के घाट उतारा। वजह फिर वही मान सम्मान, नाक समाज में नाक नीचे करना। लड़के को लगता था, भाई को लगता था कि उसकी बहन जो है उसकी वजह से जो है समाज में, गांव में उसके लोगों के, उसके परिवार की बदनामी हो रही है, उनकी नाक कट रही है। बहन क्योंकि फोन पर 2 युवकों से बातचीत करती थी। उन युवकों के बारे में भाई को कैसे पता चला? दरअसल बहन जिस मोबाइल से फोन पर बात करती थी उसमें ऑटो रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। भाई ने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उसका खून खौल उठा और उन रिकॉर्डिंग्स में प्रेमी के साथ बहन की बातचीत का रिकॉर्डिंग थी। जब उन रिकॉर्डिंग को सुनता है तो फिर वो बौखला जाता है और फिर उसने वो किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसने खेत में अपनी बहन को अपने पिता के सामने बेदर्दी से काट डाला। पिता अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखता रहा, लेकिन उसने चू तक भी नहीं की और इसके बाद पूरी कहानी पर पर्दा डालने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए एक भूतिया कहानी तक रच डाली। लेकिन पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया और हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। क्या है पूरा मामला, सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं और तब आपको समझ में आएगा कि आखिर माजरा क्या है और आप तब सही मतलब ये अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सही कौन गलत। बहरहाल जिसने अपराध किया वो तो गलत रहेगा ही। बाकी आप सुनिए पूरी, पहले हम पूरी खबर आपको बता देते हैं। ये पूरी खबर है यूपी के शाहजहांपुर जिले की। शाहजहांपुर जिले का सेहरामऊ दक्षिणी थाना, यहाँ का गांव है इटौरा गौटिया गांव। इसी इटौरा गौटिया गांव में रहते थे मदन पाल। मदन पाल का भरा पूरा परिवार था। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस महंगाई के जमाने में भी मदन पाल के 10 बच्चे हैं, पत्नी और वो, यानी टोटल 12 लोगों का परिवार है। मदन पाल के 10 बच्चों में 2 बेटियां थी और 8 बेटे थे। सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, वहीं 22 साल की जिस बेटी की हत्या हुई उसकी उम्र करीब 22 साल है और नाम था नैना। तो इतना भरा पूरा परिवार था, खेती किसानी से ही पूरा परिवार चलता था, कोई बहुत ज्यादा संपन्न परिवार नहीं था। अब जिस घर में 10 बच्चे होंगे वहां संपन्नता तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली थी, ये तो बात सच्ची है। फिलहाल ठीक ठाक तरीके से परिवार चल रहा था। जो बेटी थी 22 साल की नैना, उसके लिए भी मदन पाल जो है बड़ी बेटी की शादी कर चुके थे। उनका था
इसकी भी शादी कर दे, इसके बाद फिर बेटों की शादी की जाए। लिहाजा 22 साल की नैना के लिए भी पिता जो है रिश्ता देख रहे थे। बताते हैं 5 दिन पहले उन्होंने एक रिश्ता देखा भी था, लेकिन बेटी को वो रिश्ता पसंद नहीं आया और उसके बाद फिर किसी कारणों से वो रिश्ता टूट गया, जिसके बाद से अभी पिता रिश्ता देख ही रहे थे, लेकिन अभी तक कोई ठीक ठाक लड़का मिला नहीं था। मदन पान ने बताया कि उसके घर पर जो है एक ही मोबाइल है और वो उनके बेटों के पास अक्सर रहता है, लेकिन जो नैना थी वो थोड़ा चतुर चालाक टाइप की लड़की थी। वो किसी न किसी तरह से बहाने से वो फोन ले लेती थी। इस दौरान बताते हैं गांव के 2 युवकों से जो है नैना का थोड़ा सा बातचीत फोन पर होती थी, बातचीत होती थी या प्रेम प्रसंग कहें, वो चलती रहती थी और उन्हीं बहाने फोन से वो मिस कॉल मार देती, उधर से फिर कॉल आता और ये फिर लंबी बातचीत करती रहती थी। एक नहीं 2 जो बताया जा रहा है, अब पक्का तौर पर है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि गांव के 2 युवकों से जो है जो नैना की बातचीत चलती रहती थी। और भाई लोगों को जब तक ये पता नहीं था तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन इस दौरान जो इनका एक भाई था, छोटा भाई था, शेरू उसका नाम था, उसे इस बात की भनक लग गई कि कहीं ना कहीं उसकी बहन जो है वो किसी से, गांव के किसी युवक से बातचीत करती है और जिसके बारे में अब धीरे धीरे मामला फैलता जा रहा। लिहाजा उसे ये लगने लगा कि इस बहन की इस हरकत की वजह से पूरे गांव में उनके, अभी तक तो हम लोग 8 भाई खड़े हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है गांव में हमारे खिलाफ कुछ बोले, लेकिन ये जब बातें गांव में फैलेंगी तो गांव के लोग जो आज हमारे सामने जबान नहीं खोल सकते हैं, फिर वो हमारी बदनामी करेंगे, हमारे परिवार के बारे में पीठ पीछे बुरा बोलेंगे। लिहाजा पहले भाइयों ने अपनी बहन को इशारा किया कि ये सब ठीक नहीं है और इससे बदनामी होती है, और तरह तरह का, मतलब एक तरीके से इशारे उशारे, सीधे तौर पर नहीं लेकिन इशारों में बहन को समझाने की कोशिश की कि ये सब वो हरकत न करे। लेकिन बहन ने क्या कहें, उनके भाइयों की इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने बातचीत करने में लगी रही। उसे लगा कि भाइयों को कभी इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कहते क्या है, इश्क और मुश्क ऐसी चीजें हैं जो कभी छुपाए नहीं छुपती। इनका सच जो है अक्सर कितना भी कोशिश कर लो सामने आ जाता है। और गांव के जब 2 लड़कों से बातचीत करोगे और सब जो उनके भाई भी हैं, सबकी उम्र वही है, 18, 19, 20, 22 साल के आसपास वाले ही सब थे, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में बातचीत पहुंचने में देर नहीं लगी। लिहाजा शेरू तक जो है बात पता चल गई कि जो बहन है, उसकी बहन है, उसका गांव के 2 युवकों से बातचीत चल रहा। लिहाजा अब शेरू को यह था कि आखिर इसके पास मोबाइल है नहीं तो ये बातचीत कैसे करती, गांव घर में सिर्फ एक ही मोबाइल है। लिहाजा शेरू ने चुपचाप क्या किया, उस मोबाइल में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर जो होता है उसे ऑन कर दिया, क्योंकि ज्यादा बहन ऐसा कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है नहीं। लिहाजा उसे लगा कि बहन को इस बारे में पता चल नहीं पाएगा, और अगर वो किसी से बातचीत करती है तो रिकॉर्डिंग से उसका ये भांडा जो है फूट जाएगा, जो वो कहती है कि मैं किसी से बात नहीं करती। जब भी उससे मतलब पूछा जाए तो वो इस चीज से एकदम साफ साफ मुकर जाती थी कि ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास तो फोन ही नहीं रहता तो मैं कैसे बात करूं, ये सब चीजें होती। लिहाजा शेरू ने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। मंगलवार को शेरू जब फोन लेता है वो उन रिकॉर्डिंग चेक करना शुरू करता है। इस दौरान उसे फोन में रिकॉर्डिंग मिल जाती है। रिकॉर्डिंग के दौरान वो रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। रिकॉर्डिंग में बहन और उसके प्रेमी के बीच बातचीत जो हो रही थी, वो रिकॉर्डिंग जब शेरू सुन रहा था तो वो गुस्से में भरता जा रहा था। इस दौरान जो बहन को भी पता चल जाता है कि ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है। लिहाजा जो बहन है मोबाइल छीनने की कोशिश करती है, और हाँ, छीनने की कोशिश करती है तो वो मोबाइल देता नहीं है और वो अपने शेरू जो है खेत चला आता है कि यहाँ पर सुनेंगे, यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करे। वो मतलब बार बार मोबाइल छीनने की कोशिश करे कि क्या कर रहे हो, हम पर शक कर रहे हो, फलाना ठिकाना। तो जो भाई है वो खेत में आ गया कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग सुनेंगे, यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लिहाजा उसके पीछे पीछे जो बहन नैना थी उसे पता चल गया था कि आज उसका भांडा फूटने वाला है, और भाई सब सख्त हैं, सख्त, अगर सबको पता चल गया तो सब बुरी तरीके से मुझे मारे पीटेंगे। लिहाजा वो शेरू के पीछे पीछे पहुंच गए कि इससे पहले ये रिकॉर्डिंग सुन ले, इसका मोबाइल छीन लेंगे और फिर वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देंगे। यहाँ पर जब वो पीछे पीछे पहुंचती है और शेरू से मोबाइल छीनने की कोशिश करती है तो फिर गुस्से में, चूंकि रिकॉर्डिंग वो सुन ही चुका था, अब प्रेमी प्रेमिका की बातचीत किस तरह की होती है ये हम सब जानते हैं। लिहाजा गुस्से में बौखलाया सीनू ने सीधे जो है नैना को एक धक्का दिया, दीदी को। नैना गिर जाती है और इसके बाद खेत में ही रखे बांके से, गड़ासा जो होता है ना काटने वाटने वाला, उसी गड़ासे से
फिर शेरू ने आओ देखा न ताव देखा, ना किसी का मान, ना किसी की मर्यादा, ना ये बहन है ये दीदी है, इस सब की कोई परवाह किए ना, सीधे उसने नैना की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। इस दौरान गांव में खेत में कोई लोग नहीं था, बस बाप मौजूद था। बाप अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख रहा था, लेकिन बाप चुप था। शेरू 8 से 9 बार लगातार जो है नैना की गर्दन पर ही गड़ासा चलाता जाता है। आप सोचिए 8 से 9 बार किसी की गर्दन पर गड़ासा मारा जाए, वो भी पूरी ताकत से, तो उसका सिर क्या होगा बताते हैं। बस सिर नाम मात्र के लिए जुड़ा रह गया था, बस एक खाल की परत रह गई थी, बाकी पूरा उसने सिर काट का अलग ही कर। जब वो हो जाता है कि ये मर चुकी, एकदम कोई चांस ही नहीं, तो फिर शेरू वहां से हटता है। इसके बाद वहां बाप पहुंचता है और शेरू से कहता है तुम वहां से भागो, गड़ासा लेकर भाग जाओ। वो भाग जाता है। इसके बाद जो बाप है वो उसके ऊपर गमछा डाल देता है और फिर शोर मचाता है कि अरे नैना को क्या हो गया, मेरी बिटिया को क्या हो गया, मेरी बिटिया को किसने मार दिया, किसने मार दिया। जब उसका शोर सुनते हैं तब इलाके के लोग सब जमा हो जाते हैं। इस दौरान पीछे से शेरू भी आ जाता है कि क्या हुआ मेरी बहन को। इस तरह से वो ड्रामा करते हुए आता है। इसके बाद लोगों में हड़कंप मच जाता है कि जिस तरह से हत्या की गई, इतनी बेदर्दी से किसने मार दिया। तुरंत ही इस बात की सूचना जो है ये से मेरा कहाँ कौन सा वो है गांव का नाम है, हाँ सेहरा दक्षिणी थाना को पुलिस को सूचना जाती है। तुरंत ही पुलिस की टीम आती है। साथ ही जिस बेदर्दी से हत्या की गई थी उस हत्या की खबर मिलते ही तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं कि इतनी बेदर्दी से मारा गया तो मामला गंभीर है, लिहाजा वो सब भी पहुंच जाते हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही पूछताछ शुरू करती है कि आखिर मारा तो मारा किसने। सबसे पहले चूंकि बाप ही वहां मौजूद था, गांव के लोगों से पूछा गया तो गांव के लोगों ने यही कहा कि जब पिता मदन पाल के चीखने की आवाज हमने सुनी तब हम आए। तो मदन पाल से पूछा गया कि क्या हुआ था, तुम्हारी बेटी को किसने मारा। तो मदन पाल साफ साफ इस चीज से मुकर गया कि उसने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा। उसने कहा मैंने हत्यारे को नहीं देखा, मैं जब यहाँ आया तो मेरी बेटी यहाँ तड़पती हुई पड़ी हुई थी, बस उसका मतलब मर चुकी थी, धड़ डाला था, बस शरीर हिल रहा था थोड़ा सा। इस पर पुलिस ने उससे पूछा। एसपी राजेश द्विवेदी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने परिवार वाले और ग्रामीणों से बातचीत की। एसपी ने पुलिस ने जब पिता से पूछा कि क्या मामला है तो उसने कहा कि मैंने हत्या करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं देखा, ना ही मुझे किसी पर शक है, क्योंकि मेरा गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सबसे मेरा अच्छा व्यवहार। पूछा फिर आखिर किसने मारा, तो पिता ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो पुलिस के लिए हजम करना मुश्किल था। पिता ने बोला कि दरअसल जो है मुझे लगता है कि मेरी बेटी ने ही खुद ही अपने गर्दन पे गड़ासा मारकर अपनी हत्या कर दी। पुलिस ने पूछा ऐसा कोई कैसे करेगा, तो बताया कि क्योंकि उसकी बेटी जो है ना वो मानसिक तौर पर थोड़ा सा बीमार थी। क्यों बीमार थी, क्योंकि उसकी पत्नी भी मानसिक तौर पर बीमार है और जो बेटी है वो उसी के पास अक्सर रहती। मेरी बेटी पिछले कुछ दिनों से मुझे बता रही थी कि उसको जो है घर में चारपाई के पास जो है एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जबकि हम लोग किसी को नहीं दिखता, लेकिन मेरी बेटी को वो अक्सर घर में कहीं ना कहीं दिखता था, जिसकी वजह से मेरी बेटी की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। मैंने कई बार उससे कहा दवा दिला देता हूँ, लेकिन बेटी इस चीज से इनकार कर देती थी और बस यही बताती थी कि हाँ मुझे कुछ दिखता है, यानी एक भूत दिखता है। और उसकी वजह से मुझे लगता है मेरी बेटी की मानसिक स्थिति इस कदर खराब हो गई कि उसने डिप्रेशन मतलब मानसिक स्थिति खराब होने के चलते उसी भूत ने मेरी बेटी से जबरदस्ती ये काम कराया और अपनी गर्दन पर खुद से गड़ासे से वार करा। अब पुलिस ये कहानी सुनकर तो पुलिस हजम होना था ही नहीं। क्यों नहीं होना था, कोई भी मान लीजिए अगर वो सच भी बोल रहा होगा तो कोई भी एक बार अपने गर्दन पर मार सकता, लेकिन बार बार नहीं मार सकता, क्योंकि एक दो बार में ही उसका हाथ पांव ढीला हो जाएगा। ये कोई बाहर का ही आदमी कर सकता है जो पूरी गर्दन पर तब तक वार करता रहे जब तक गर्दन पूरी तरीके से लटक ना जाए। पुलिस को यह कहानी लग गया कि पिता हो ना हो छुपा रहा है। अब पिता किसको बचाने की कोशिश करेगा, कोई अपना ही होगा जो बहुत प्यारा होगा, उसी को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलेगा। जाहिर सी बात है उसकी बेटी की हत्या की गई, किसी बाहरी को बचाने के लिए पिता तो ऐसा करे नहीं है। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में जो लड़की नैना के भाई था सचिन, लाला, शेरू समेत पांचों भाई और जो भाई थे सबको
आठों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू किया। उनमें से 2-3 तो छोटे थे, उनसे कुछ बात ही नहीं हुई, उनको ले नहीं गए। 5 जो मुख्य भाई थे, जो समझदार थे, जिनसे कुछ बातचीत में पता चल सकता था, उनको पुलिस ने हिरासत में। प्रारंभ में पूछताछ में सब ने अलग अलग कहानी बताई और सब यही बता रहे थे कि बहन ने ही मारा, उसके ऊपर भूत वूत का था, उसे भूत वूत दिखते थे, इसलिए उसने ही खुद किया। मतलब पुलिस को बहकाने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा सा सख्ती की, जांच पड़ताल शुरू की, मोबाइल की सीडीआर निकलवाई, तो उसमें यह पता चला कि जो नैना थी वो उसके गांव के 2 युवकों से बातचीत होती। उन 2 युवकों से भी पूछताछ किया गया जिनके नंबर थे, तो पता चला हाँ बातचीत तो होती थी, लेकिन घर वाले उसके खिलाफ थे। और अचानक ही पता नहीं क्यों नैना से बातचीत बंद हो गई थी और उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। उन्होंने ये बताया कि कब तक हमारी सोमवार रात तक बातचीत हुई, लेकिन मंगलवार के बाद बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मंगलवार को तो ही काम हो गया था। इसके बाद जब पुलिस को ये लग गया कि मामला ये जाहिर सी बात है वही मान सम्मान की लड़ाई वाला है, कि बदनामी के चलते ही भाइयों में से या पिता ने खुद ही बेटी को मारा। इसके बाद पुलिस भाइयों के ऊपर जब सख्ती करती है, तब से सख्ती से पूछताछ करती है, तो जो शेरू था, छोटा भाई था, वो टूट जाता है और हत्या का गुनाह कबूल कर लेता है। वो कहता है हाँ मैंने ही अपनी बहन को मारा है। इसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर खून से सने कपड़े और वो बाका भी बरामद कर लेती है। पुलिस की पूछताछ में पुलिस पूछती है ये शेरू से कि आखिर तुमने क्यों मारा, तो बताता है कि मेरी बहन जो है, मैंने मोबाइल में पहले तो मुझे सिर्फ शक था कि मेरी बहन किसी से बातचीत करती है, इसकी वजह से मुझे लगता था कि पूरे परिवार की बदनामी हो रही है, नाक कटवा रही है, लेकिन हमने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं मानी। इस दौरान मैंने अपने मोबाइल में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। कॉल रिकॉर्डिंग में बहन और उसके जिस युवक से वो बातचीत करते थे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, और जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मैं अपना आपा खो बैठा। और इसके बाद मैं खेत में चला गया था कि मैं आराम से पहले उसकी रिकॉर्डिंग सुन लूँ, क्या बातचीत होती, फिर बहन से क्या बात करनी है मैं करूँगा। लेकिन बहन पीछे पीछे मोबाइल छीनने के लिए मेरे आ गई, जिससे वजह से मुझे और गुस्सा आया। एक तो गलत काम कर रही है, ऊपर से ये अपनी गलती मान नहीं रही, इस वजह से मैं बौखला गया और फिर वहीं मेरे हाथ में गड़ासा लग गया, जिसके बाद मैंने खेत में ही उसे बेदर्दी से काट डाला और मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। थाना सहरामऊ में एक गांव में आबादी से लगे हुए खेत में एक 22 वर्षीय युवती की बॉडी मिली है, जिसके गर्दन पे घाव के निशान है। परिस्थितियां और जो आसपास की चर्चा है वो किसी करीबी पर शक आ रहा है। अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। छोटे शहरों में या छोटे जिलों में कहें, अभी भी ये चीज़ बहुत बुरी मानी जाती है। देखिए यहाँ पर तो ये गलत था ही, अगर वो किसी एक लड़के को पसंद कर रही होती, शायद जात बिरादरी का होता, तो शायद घर वाले समझते और कर देते। अब आप ये सोचिए कि जिस घर में 10 बच्चे हो, ठीक है, 8 भाई हों, तो जाहिर सी बात है बहन की ही आस में, शायद बेटी की आस में ही इन्होंने बस 10 बच्चे कर लिए। तो 8 बेटे हो चुके थे, फिर क्यों बच्चे कर रहे थे? फिर भी इन्होंने किया कि हाँ 2 बेटी हो जाए, 1 बेटी भी हो जाए तो अच्छा है। एक पहले बेटी हो चुकी थी, फिर बेटे हुए, फिर 1 बेटी हो गई, तो टोटल 10 बच्चे थे। 8 भाई 2 बहनें, 1 बहन की शादी हो चुकी थी, सिर्फ 1 बहन थी। तो होना ये चाहिए था कि बहन बड़ी दुलारी होनी चाहिए, शायद होगी भी। ये भाई सब बहुत प्यार भी करते होंगे, इसी प्यार के चलते शायद वो बहाने से इनसे मोबाइल ले लिया करते थे। उनको लगता था चलो ठीक है, जब दुनिया सब मोबाइल देख रही थी, भी देख ले। लेकिन उन्हें ये बात कबूल नहीं थी कि उनकी बहन जो है किसी युवक से प्रेम प्रसंग करे, या किसी से प्यार से बातचीत करे, या किसी के प्यार में पड़ जाए। उनको ये था कि गांव में चूंकि हम 8 भाई हैं, कोई भी हमसे भिड़ने के वो नहीं कर सकता है। गांव में जो है अपना एक दबदबा है, मान सम्मान है, और उस मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा, चाहे वो खुद की बहन ही हो। भाइयों को ये था कि जो बहन कर रही है उसकी वजह से हमारी गांव में बदनामी हो, समाज में नाक जो हमारी बनी हुई है वो सब नाक कट जाएगी, क्योंकि लोगों में ये तरह तरह की बातें होंगी तो हमारी सबकी ही इज्जत उछलेगी। पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, सीधे सीधे न कह के घुमा फिरा के बात करने की कोशिश की कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो वो बंद कर दो, इससे परिवार की बदनामी होती है, जो कतई हम बर्दाश्त नहीं करें। लेकिन बहन को लगा कि अरे ऐसे कह रहे हैं, एक ही हम ही बहन बचे हैं,
क्या हम पर भी कुछ ऐसा सख्त कदम उठा देंगे? लेकिन उसे नहीं पता था कि जो शान की होता है ना, शान की लड़ाई, वो किसी भी हद को नहीं मानती, किसी भी हद से गुजर जाती है। यहाँ पर भी हुआ, जब बात मान सम्मान पर आई तो जो भाई था वो जल्लाद बन गया। उसे लगा कि बहन ऐसा पाप कर रही है जिसकी सजा देना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसकी सजा जो है पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा शेरू ने वो किया जिसके बारे में कोई आज के जमाने में तो नहीं सोच सकता। शेरू ने सीधे गड़ासा उठाया और अपनी बहन को ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शेरू को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसका जो किया है उसकी सजा मिलेगी। वहीं उसके इस पूरे हत्याकांड में पिता ने भी पूरा साथ दिया। अपनी आंखों के सामने पिता ने ये सब होता देखा। वो वहीं पर खेत में मौजूद था, लेकिन उसने अपने बेटे को रोका नहीं, क्योंकि शायद वो भी यही चाहता था कि उसकी बेटी जो कर रही है, उसकी नज़र में भी यही था कि बेटी जो कर रही है वो गलत है और उसको उसके किए की यही सजा मिलनी चाहिए। लिहाजा वो भी शांत रहा। यहाँ तक कि जब हत्या हो भी गई तब भी उसने ये नहीं किया कि बेटे को सजा दिलाई जाए, हाँ उसने जो किया वो गलत है और उसको भी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, उसने अपने बेटे को बचाने के लिए एक पूरी ऐसी कहानी रच दी जिस पर कोई विश्वास ही न कर पाए। अगर शायद कुछ और कहानी बनाता तो एक बार आदमी मान ले जाता, लेकिन अपने हाथ से कोई भी इतने गड़ासा अपने ऊपर नहीं मारेगा कि पूरी गर्दन ही अलग हो जाए। अगर कोई खुद से कुछ करने की कोशिश करेगा ज्यादातर ऐसे फेर लेगा, लेकिन कस कस के मारना कि गर्दन अलग हो जाए ये संभव नहीं है। एक ही दो गड़ासे में आदमी के हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, दोबारा गड़ासा चलाने की उसमें ताकत ही नहीं रह जाएगी। लिहाजा पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि ये बात झूठ है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया कि कम से कम 8 से 10 बार जो है गड़ासा से वार किया गया है, जिससे इसकी गर्दन की ये हालत हुई। तो पुलिस को समझ में आया कोई आदमी खुद से इतना नहीं कर सकता, लिहाजा किसी बाहरी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हम इसी तरह से गुनाह के तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो भी घटनाक्रम होते हैं ये वाकई में चौंका देने वाले हैं, समाज को सोचने के लिए मजबूर कर देने वाले हैं। क्या एक जान की कीमत ऐसी है कि इतनी बेदर्दी से किसी की हत्या कर दी जाए? आपकी क्या राय है इस मामले में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।